जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, इसके कार्यों के बारे में, इसके सदस्यों के बारे में, ठीक है ना, उनके वेतन और भत्ते के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सबको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, यदि आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ऑफिसर बने, आप एक अच्छे इंसान बने जीवन में, आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस यानी कि धैर्य के साथ ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको एक ही बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, हमें उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। इसके बाद वो चीज़ हमें अपने आप समझ में आने लगती है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्य परिचय देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, इसका सामान्य परिचय देखेंगे। सबसे पहले इसके गठन की बात करेंगे। आखिर इसका गठन कैसे होता है, पहली बार इसका गठन कब किया गया था। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन सन 1993 में मानव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया गया था। ठीक है, जो मानव संरक्षण जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन सबसे पहले कब किया गया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है सन 1993 में मानव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया गया था। कौन से सन में किया गया था, तो 1993 में किया गया था। ठीक है, और ये क्या है, ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो संसदीय अधिनियम के माध्यम से की गई थी। ठीक है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी जो स्थापना कैसे की गई थी, तो संसद में एक अधिनियम पारित हुआ था और उसके माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वर्तमान समय में कार्यरत है, उसकी स्थापना सन 1993 में होती है, संसदीय अधिनियम के माध्यम से की जाती है। ठीक है, इतना हमने देखा। ठीक है, तो देखिए, मानव संरक्षण आयोग एक संवैधानिक एवं स्वायत्त निकाय है। क्या है ये, एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय वो होते हैं जिन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन उनका उल्लेख संविधान में नहीं किया जाता है। समझ में आया है आपको, मतलब संसदीय अधिनियम के द्वारा जिन अधिनियम के माध्यम से जिन निकायों का गठन किया जाता है उनको सांविधिक निकाय कहा जाता है। तो राष्ट्रीय मानव संरक्षण आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके सदस्यों की। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय संस्था है मतलब इसमें बहुत सारे सदस्य हैं। बहुसदस्य मतलब कि एक से अधिक सदस्य हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन एक से अधिक सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक तो सदस्य होते हैं और इसके अलावा इसके कितने सदस्य, एक तो इसके 5 सदस्य होते हैं, इसके अलावा इनके एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके सदस्यों की योग्यता क्या होती है। आखिर कौन सा व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शामिल हो सकता है, उसके सदस्यों के योग्य हो सकता है। ठीक है, उसके सदस्य बनने के लिए योग्य होता है। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त, ठीक है ना, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है। ठीक है, ये कौन होता है, तो जो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो उच्चतम न्यायालय है ना, यानी कि हाई कोर्ट की बात नहीं चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली के उच्चतम न्यायालय में जो भी व्यक्ति आपके जज बनते हैं, जज के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो वो व्यक्ति ही, केवल वही व्यक्ति क्या कर सकते हैं, वही व्यक्ति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के हकदार होते हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनना है जनरली,
तो सबसे पहले उसको सुप्रीम कोर्ट का यानी कि उच्चतम न्यायालय की जज बनना होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश हो, देखिए इसमें हमने देखा कि 5 सदस्य होते हैं और एक न्यायाधीश जो एक अध्यक्ष होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब एक अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष को छोड़कर 5 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। हम पहले ही देख चुके हैं। तो अध्यक्ष के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हमने देखा कि जो भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद ही वो या फिर वर्तमान में न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वही व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, ये तो अध्यक्ष की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी अन्य सदस्यों की। तो देखिए 5 सदस्यों की बात करेंगे। तो देखिए एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना आवश्यक है। देखिए एक सदस्य क्या होना चाहिए, 5 में से पहला सदस्य है उसको या तो वो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हो, ठीक है, और या फिर वो भी सेवानिवृत्त होना चाहिए, मतलब कि वो रिटायर होना चाहिए। ठीक है, या यदि रिटायर भी नहीं है तो चलेगा, ठीक है ना। यदि वो रिटायर नहीं है तो भी यदि वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं उस समय, तब भी वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य बन सकते हैं। पहले सदस्य हो गए, ठीक है। अब दूसरे सदस्य की बात करेंगे। तो दूसरे सदस्य जो किसी समुदाय में न्यायाधीश रहा हो, ठीक है ना, मतलब कि जैसे कोई अलग न्यायालय होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश ही, ठीक है। एक सदस्य जो मुख्य न्यायालय में न्यायाधीश ही रहा हो और वर्तमान में न्यायाधीश हो, ठीक है। मतलब ये कौन से, देखिए जो हमने पहले जिस न्यायालय की बात की वो उच्चतम न्यायालय था। उच्चतम न्यायालय भारत में एक ही है और वो है दिल्ली में, ठीक है ना, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होना चाहिए, वो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए। फिर ये अध्यक्ष हो गए। फिर 5 सदस्य होते हैं, उनमें से एक सदस्य क्या होना चाहिए, वो भी या तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों या फिर सदस्य रहे हों, वो भी उच्चतम न्यायालय से होने चाहिए। लेकिन एक सदस्य जो मुख्य न्यायालय वर्तमान समय में भारत में 25 है, ठीक है, 25 है। और जैसे कि मुख्य न्यायालय है वो ज़्यादा कम भी होते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे उत्तर प्रदेश का अपना मुख्य न्यायालय है, वो कहाँ पे है, तो वो है इलाहाबाद में। मध्य प्रदेश का अपना मुख्य न्यायालय है, वो कहाँ पे है, जबलपुर में है। तो इस तरीके से हर राज्य का अपना एक मुख्य न्यायालय होता है ना। जो हमने पहले की वो उच्चतम न्यायालय, वो पूरे देश का न्यायालय है ना, वो सुप्रीम कोर्ट है। और ये मुख्य न्यायालय है, ये क्या है, ये हाई कोर्ट है। समझ में आया है दोनों में अंतर। तो जो एक सदस्य हो वो क्या होने चाहिए, वो तो जो मुख्य न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों या वर्तमान में न्यायाधीश हों, ठीक है, रिटायर भी नहीं है तो चलेगा। तो ये 2 सदस्य देख लिया हमने, एक तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए। और देखिए अन्य तीन सदस्य मानव अधिकारों से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले होने चाहिए, ठीक है। और जो अन्य 3 सदस्य हैं, वो अन्य 3 सदस्य कैसे होने चाहिए, वो मानव अधिकारों का व्यावहारिक ज्ञान, व्यावहारिक मतलब कि व्यवहार में उन्हें मानव के अधिकारों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, उनके अंदर कला होनी चाहिए कि ये मानव अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है ना। उन्हें समाज सेवा के उनके मन में समाज सेवा का भाव होना चाहिए, मेन कहें तो आप, ठीक है। इस तरीके से मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति होने चाहिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए 3 सदस्य, ठीक है। तो जो अन्य 3 सदस्य होते हैं ना, वो 3 अधिकारी जो होते हैं वो व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले होने चाहिए, मानव अधिकारों का बहुत ज़्यादा व्यावहारिक ज्ञान उन्हें होना चाहिए, ठीक है ना। और इन सदस्यों में से एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। और ये जो 3 सदस्य होते हैं जो व्यावहारिक अच्छा ज्ञान रखते हैं मानव अधिकारों के बारे में, उनमें से क्या होना चाहिए, उनमें से एक क्या होना चाहिए, उनमें से एक महिला ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि यदि महिला नहीं होगी तो वो महिलाओं के बारे में अधिक कौन सोचेगा, इसलिए एक व्यक्ति उनमें महिला भी होनी चाहिए। तो देखिए हम लोगों ने अभी बात की कि जो हमने देखा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसका गठन कैसे हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके सदस्यों को देखा, फिर उनके सदस्यों की योग्यताओं को भी देखा हमने कि 5 सदस्य होते हैं, 5 में से 3 तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। जो अन्य सदस्य हैं 3 वो क्या होने चाहिए, वो
अच्छे से ज्ञान रखने वाले हो, व्यावहारिक ज्ञान रखते हो मानवाधिकारों के बारे में, और उनमें से भी एक महिला होना आवश्यक होता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त, ठीक है ना, ये तो इसके 5 सदस्य हो गए हैं। देखिए इसके अतिरिक्त इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त ये क्या है, ये तो इसके स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। और इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त मानवाधिकार से, है ना, मानवाधिकार आयोग के 7 पदहीन मानक सदस्य भी होते हैं। मतलब इन जो ये जो 5 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष हैं, इसके अलावा भी 7 अन्य मानक सदस्य होते हैं। इसके अलावा भी 7 अन्य मानक सदस्य होते हैं। चलिए उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो कि निम्नलिखित होते हैं। जो 7 पदेन सदस्य हैं हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होते हैं उनका एक सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया। तीसरा है दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त। जो दिव्यांगों के लिए जो आयुक्त होते हैं वो हो गए। चौथे हैं आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग। जो पहले हमने देखा दूसरे नंबर पे वो थे अनुसूचित जाति आयोग, और नंबर 4 पे हम देख रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि SC, और ये है ST। समझ में आ रहा है ना। 5वां है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी होते हैं। 6ठा है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, यानी कि जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम कब आया, 2005 में, ठीक है, याद रखिए। और 7वें है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य भी होते हैं। तो इनके जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, इसके पदेन सदस्य होते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में सुना होगा आपने, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं ना, और इसीलिए उन्हें वेतन और भत्ते भी दिए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो सदस्य हैं, ये 7 सदस्य हैं, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, बाल संरक्षक हो, ये सब क्या है, ये पदेन सदस्य हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, ठीक है। ये क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य हैं। समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकारों के, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार हैं आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। देखिए, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, है ना, जो आयोग तो किसके द्वारा की जाती है, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और 5 सदस्य होते हैं। तो इसके अध्यक्ष और 5 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली 6 सदस्यीय समिति के सिफारिशों के आधार पर की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, है ना, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो 6 सदस्यों की एक समिति बनाते हैं, फिर उसकी सिफारिशें होती है कि किन किन लोगों को, है ना, किस तरीके से आयोग इनके सदस्यों की नियुक्ति की जानी है, तो उनके आधार पर की जाती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो 6 सदस्यों की समिति होती है उसमें कौन कौन से व्यक्ति होते हैं। तो इसमें स्वयं प्रधानमंत्री खुद होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, एवं दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। तो इतने लोग होते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति गठित की जाती है। देखिए, यदि आपको लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री है, राज्यसभा के उपसभापति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इन सब के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं इनके बारे में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्यसभा के सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति, या फिर विपक्षी दल का क्या कार्य होता है, इनके कार्यों के बारे में, सबके बारे में मैंने डिटेल से बनाया है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य, ठीक है। तो देखिए, एक बार हम रिव्यू लेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो नियुक्ति हुई थी
कब हुई थी? 1993 में की जाती है ना। और इसकी जो किस तरीके से आता है, तो एक सांविधिक निकाय है, संसद के अधिनियम के माध्यम से इसकी नियुक्ति की जाती है। फिर इसके अध्यक्ष के बारे में देखा, इसके 5 सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में देखा। अब हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों के बारे में। ठीक है, तो देखिए ना क्या कार्य होते हैं इसके राष्ट्रीय, क्योंकि कार्य इस पूरे वीडियो में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य। आखिर क्या कार्य होते हैं इसके और इसका गठन ही क्यों किया गया है, ये सोचिए ना आप। तो देखिए, लोगों के बीच मानव अधिकार आयोग की जानकारी देना। सबसे पहले तो इसका जो कार्य है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो कार्य है वो यही है कि इसके बारे में जानकारी देना, मानव अधिकारों के बारे में जानकारी देना। दूसरा है लोगों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, ये आयोग है, ये क्या करता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या करता है? तो ये प्रत्येक व्यक्ति में, नागरिकों में ये क्या करता है? ये जागरूकता फैलाता है उसके अधिकारों के लिए। ठीक है, तीसरा है मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना एवं इसे प्रोत्साहित करना। मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा कार्य करना चाहे, मानव अधिकार, मानव कौन है? तो भारत में रहने नागरिकों के प्रति, है ना, मानव अधिकार आयोग है, मतलब कि मानव के लिए अच्छा करना चाह रहा है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, देखिए, शोध करना, अच्छे कार्य करना और इसको प्रोत्साहन भी करना। ठीक है, प्रोत्साहन करना। चौथा है जेलों एवं बंदी गृहों में जाना तथा वहाँ की स्थिति का परीक्षण करना कि वहाँ जिस तरीके से जो लोग रह रहे हैं, जो मानव वहाँ पे रह रहे हैं, उनके साथ कोई जातीय अत्याचार तो नहीं किया जा रहा है। इसलिए वहाँ की जो जेलें होती हैं और जो बंदी होते हैं, बंदी गृहों में जाते हैं और वहाँ का निरीक्षण भी करते हैं। ठीक है, चौथा है मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे एनजीओ, यानी कि गैर कार्यकारी संगठन, जिन्हें एनजीओ कहा जाता है। आप एनजीओ याद रखिए, वैसे इन्हें गैर कार्यरत सरकारी संगठन भी कहा जाता है, एनजीओ। ठीक है, जो मानव अधिकार के क्षेत्र में बहुत सारे एनजीओ कार्य करते हैं, उनके कार्यों की सराहना करना। मानव अधिकार आयोग क्या करता है? जो एनजीओ वर्क करते हैं ना, गैर कार्यरत सरकारी संगठन जो कार्य करते हैं, उनके कार्यों की सराहना करते हैं। पांचवा है न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। न्यायालय में यदि मानव अधिकारों से संबंधित कोई मामला है ना, और वो मामला क्या है, न्यायालय में बहुत ज़्यादा समय हो गया है उसको, ठीक है ना, लंबित है, पेंडिंग पड़ी हुई है फाइल, तो ये क्या करता है? इंटरफेयर करता है। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ये क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। ठीक है, ये हस्तक्षेप करता है। और छठा है मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन करना एवं उन्हें लागू करने हेतु सिफारिशें करना। जिस तरीके से भारत सरकार बाहर के देशों से, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है ना, वैसे भारत की चाइना पाकिस्तान से तो पट्टी नहीं, जैसे रूस हो गया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ब्राज़ील, इन देशों से यदि मानव अधिकारों से संबंधित कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि करता है, कोई है ना, कोई दस्तावेज लागू होता है, तो ये जो मानव अधिकार आयोग क्या करता है? सबसे पहले तो इनका अध्ययन करता है और फिर इन संधियों को लागू करने के लिए सरकार पर दबाव भी बनाता है कि इन संधियों को लागू किया जाए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कि आपको समझ में कहाँ नहीं आ रहा है, किस तरीके से नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आया है आपको। ठीक है, देखिए, मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में मामलों की जांच करना, और यदि कहीं पर मानव के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उन मामलों की जांच भी करते हैं मानव अधिकार आयोग। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे आयोग की कार्यप्रणाली, यानी कि जो आयोग है ये कहाँ से अपना कार्य करता है। ठीक है, आयोग का जो मुख्यालय वगैरह है वो कहाँ पे? ठीक है, देखिए, आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है और यह अन्य स्थानों पर भी, सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो आयोग है इसका जो प्रधान कार्यालय है कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका जो प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है और यह अन्य स्थानों पर भी अपना कार्यालय खोल सकता है। ये क्या कर सकता है? अन्य स्थानों पर भी अपना कार्यालय खोल सकता है। अब हम देखेंगे इसके सदस्यों का कार्यकाल। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल देखेंगे। तो आयोग के सामान्यता
जो सदस्य हैं सामान्यतः सदस्य एवं अध्यक्षों का जो कार्यकाल है सामान्यतः 30 वर्ष का होता है। सॉरी 30 वर्ष का नहीं होता है, 3 वर्ष का होता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का, यानी कि 3rd ईयर का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3rd ईयर का होता है, या फिर 70 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं। देखिए यदि 3 वर्ष का होता है वैसे तो, लेकिन यदि 70 वर्ष की आयु इनकी पूरी हो जाती है तो फिर भी अपने जो कार्यकाल है उसे त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनके वेतन और भत्ते के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सदस्यों एवं अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसके सदस्यों और उसके अध्यक्ष और सदस्यों दोनों का जो वेतन और भत्ता होता है वो कहाँ से निर्धारित होता है? तो वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। केंद्र सरकार निर्धारित करती है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय मानव अधिकारों के अध्यक्ष को या इसके सदस्यों को साबित कदाचार, इसको भी देख लीजिए, साबित कदाचार या आशंका के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। यदि ये कोई गलत कार्य करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कभी कभी जो सदस्य हैं, और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि इन्हें पद से हटाना चाहिए, इनकी कार्यकाल से पहले ही 70 वर्ष की आयु नहीं हुई है, 3 वर्ष का कार्यकाल नहीं हुआ है, इसके पहले भी यदि इनको इनके पद से हटाना है तो क्या होता है? राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को क्या होता है? साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने से पहले वह उच्चतम न्यायालय में इस मामले की जांच हेतु सौंपते हैं। उच्चतम न्यायालय को क्या करते हैं? लेकिन यदि राष्ट्रपति इनको हटाते हैं, इसके अध्यक्ष या फिर इसके सदस्यों को हटाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? उच्चतम न्यायालय में उनकी अक्षमता या साबित कदाचार पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल देते हैं, उसके मामले की जाँच होती है, और यदि जांच में पुष्टि सही होती है तो इन्हें पद से हटा दिया जाता है, अर्थात पदमुक्त कर दिया जाता है। ध्यान रखिए। अब हम देखेंगे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, आयोग के कार्यों का निष्पादन। आयोग के कार्यों का निष्पादन मतलब कि अभी तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1993 में इसका गठन हुआ है, तब से लेकर अब तक इसने किस तरीके से कार्य किया है। तो देखिए, इसे भी देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, है ना, अनेक कार्यों को अपने हाथ में लिए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। मानव के अधिकारों उसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, और इसीलिए ये बहुत सारे कार्यों को अपने हाथ में भी ले लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया? इन्होंने बंधुआ मजदूरी की समाप्ति करवाई, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर ही क्या हुआ है? बंधुआ मजदूरी की समाप्ति हुई है। दूसरा है बाल श्रम की भी समाप्ति। ये सब क्यों हुई है? आप सोच के देखिए, खुद सोच के देखिए कि जो बाल श्रम है इसकी समाप्ति कैसे हुई है? ये भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर हुआ है। भोजन का अधिकार है, भोजन का अधिकार संबंधी मुद्दे हैं, ये भी इसी की सिफारिश लागू किए गए हैं। वही चौथा देखेंगे आप, दलितों से संबंधित मुद्दे एवं उन पर किए गए अत्याचारों के मामले, इन सब पर इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं मानव के लिए, तो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार अपना कार्य ठीक तरीके से करता है ये आयोग, और सरकार पर दबाव भी बनाता है, ठीक है। जैसे कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दे, ये सब राष्ट्रीय महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग का ये कार्य था, लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी अपने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। छठा है हाथ से मैला ढोने, ठीक है ना, हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का अंत भी किया गया है इसी में। और सातवां है दिव्यांग व्यक्ति, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके अधिकारों से संबंधित मुद्दों के भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सुधार किया है। इसके आधार पर ये सब चीज़ें आई हैं जितना भी हमने पढ़ा। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
और आज हमने जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ा है, यदि आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे आपका कॉलेज का हो, ठीक है, या फिर आपका यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, मेंस हो, पीसीएस, कोई भी स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट वाइज राज्यों में जो एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग, किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आप इस वीडियो को ठीक से देखेंगे तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद भी आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।